अंबानी साहब का चैनल है, उसमें बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव कह रहा है कि राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाए। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी, तो जब हत्या हुई उनकी, वो फाइनल अटेम्प्ट था, लेकिन उसके पहले 2-3 अटेम्प्ट हो चुके थे उनके ऊपर, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो जिस प्रकार का देश चाहते हैं, समाज चाहते हैं, उनकी राह में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो राहुल गांधी एकमात्र एक आदमी है जो खुलेआम अकेले और इस हद तक कि उसकी जान जा सकती है, इस खतरे को के बीच में वो उनको चैलेंज कर रहा है उन तमाम ताकतों को। और उस पोजीशन में कि जो केरल का आरएसएस का इतिहास है वो रक्त रंजित है, उनके कार्यालयों से बम मिलना, उनके लोगों की हत्याओं में शामिल होना, वो ऑन रिकॉर्ड है। एक लफंगा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, अजय यादव, वो एक्स पे लिख रहा है कि इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारे गए। भाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मारे नहीं गए थे, वो शहीद हुए थे। जिन लोगों को, जो लोग गांधी की हत्या को गांधी वध कहते हैं, वही लोग इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की शहादत को मारे गए लिखते हैं। वो कोई साधारण सांसद नहीं है, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता है। अगर उसकी हत्या के बारे में कोई बोल रहा है, वो भी खुलेआम टीवी में, आपकी पार्टी का नेता है, भाजपा का नेता है, तो कम से कम भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है उनको तो बाहर आके कहना चाहिए कि हम इसकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। वो तो इस किस्म की औपचारिकता भी नहीं निभा रहे हैं। पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई होती तो पूरा का पूरा लद्दाख जल उठता। असल में लद्दाख को जलाने का काम यही लोग कर रहे हैं। रिपब्लिक चैनल और जी टीवी से जब पूछा गया कि आपको ये भाषण कहाँ से मिला, तो उनने बोला हमको ये मालवीय से मिला है। एक्स आर्मी मैन जो कारगिल की लड़ाई में लड़ा था, जिसके पिताजी भी आर्मी में, वो एक दुकान चलाता था, 45 साल का आदमी, जिसके सीने में गोली लगी। वो बार बार गृह मंत्रालय और भारत सरकार उनको एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश कर रही है। अमित मालवीय जैसा आदमी, ये बहुत ही घटिया आदमी, अगर किसी व्यक्ति पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए तो इस आदमी के ऊपर इतना झूठ बोलना, और वो भी एक इतने सेंसिटिव एरिया के बारे में, इसको उठा करके जेल में बंद करना चाहिए। अमित मालवीय जो कर रहा है वो कोई हवा में नहीं कर रहा, उसके पीछे एक किस्म की बैकिंग है, और वो बैकिंग है वो मिनिस्ट्री की। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर मैच में क्या अंतर है। कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल तक और शासन में रह गई तो भारत के 1-2 विभाजन करवा देगी। लेह में स्थिति खराब है, उत्तराखंड के जिले में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में जो भ्रष्टाचार को मैं देख के आया हूँ, उसकी मैं कल्पना नहीं बता सकता, मतलब कल्पना से परे है वो। मध्य प्रदेश अपेक्षाकृत एक शांत राज्य था, जहाँ पे इस तरह की सांप्रदायिकता की घटनाएं जो है मैंने तो नहीं देखी। समझिए कि अगर ये 10-15 साल तक और रह गए तो इस देश को वो इतना स्थिर बना देंगे, बिल्कुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे हालात कर देंगे। यहाँ पे आप देखते जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज त्रिवेदी जी, और मेरे दोस्त और देश के जाने माने पत्रकार विश्व दीपक। स्वागत है आप दोनों का। पंकज जी, लद्दाख के मामले से बातचीत शुरू करेंगे। मैंने अखबार में पढ़ा कि जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंद्र नाथ, ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने फायर नहीं किया होता, पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई होती, तो पूरा का पूरा लद्दाख जल उठता। मतलब उनके कहने का मतलब है कि पूरा लद्दाख हिंसक हो चुका था, इसलिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। ये सेम नैरेटिव है जो नैरेटिव अमित मालवीय इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट की और उसमें वो ये कह रहा है कि सोनम वांगचुक ने कहा है अपने 10 सितंबर के भाषण में कि हम लद्दाख को बांग्लादेश और नेपाल में बदल देंगे, जबकि असली बात यही है कि तमाम फैक्ट चेकर्स ने चेक करके बताया है कि ऐसा स्टेटमेंट कहा ही नहीं गया। ये असल में लद्दाख को जलाने का काम यही लोग कर रहे हैं। देखिए, लद्दाख पे मैं फिर से बाद में आऊंगा। मैं एक घटना इसमें सुनाना चाहूंगा। उमर खालिद के मामले में कोर्ट ने बोला कि उमर खालिद का भाषण जो आपको मिला है, जिसमें उसने बोला है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट आने पे हम ये करेंगे, वो आपको कहाँ से मिला? तो कोर्ट में बोला गया वो हमको रिपब्लिक चैनल और जी टीवी से मिला। रिपब्लिक चैनल और जी टीवी से जब पूछा गया कि आपको ये भाषण कहाँ से मिला, तो उनने बोला हमको ये मालवीय से मिला है। तो मालवीय से पूछो आपको कहाँ मिला है, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं है। तो इस देश की जो त्रासदी है वो ये है कि हम सभी लोग अफवाहों पे जी रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि लेह लद्दाख से मेरा कुछ संपर्क था, है और रहेगा, क्योंकि मैं लंबे समय तक लेह की जो भोटी भाषा है उसके लिए अनुवाद के लिए काम करता रहा हूँ। वो लगभग 50 किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए मैंने बाइलिंगुअल भोटी में तैयार की। तो वहाँ के बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी हैं, अनुवादक हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो सब मेरे संपर्क में हैं। उन लोगों से बातचीत से बहुत स्पष्ट सामने आया कि हुआ ये कि जब सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हुआ, उस समय
सरकार ने उसका जो संस्था है उसकी मान्यता पे एक सवाल खड़ा कर दिया। लगभग 400 बच्चों के भविष्य का सवाल खड़ा हो गया कि यदि हमारे पास में डिग्री नहीं होगी, हमारी डिग्री को मान्यता नहीं होगी, तो हमारी डिग्री का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। इनमें से बच्चों की एक भीड़ ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से सवाल किया, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बाकायदा चिल्लाया, बाद में लिखित किया कि इस प्रकार का सवाल करने का तुमको क्या हक है, यदि तुम इस प्रकार के सवाल करोगे तुमको जेल भेजा जा सकता है। इस चीज को लेकर वहां के युवाओं में गुस्सा था। सोनम वांगचुक जो अनशन पे बैठा था, वहां पे हर दिन 300 से 400 से ज्यादा लोग नहीं आते थे और अधिकांश लोग 50 साल से ऊपर की उम्र के थे, युवा आते ही नहीं थे। देखिए, लेह लद्दाख में कोई अखबार नहीं निकलता है, लेह लद्दाख का कोई न्यूज के यूट्यूब चैनल नहीं है। लेह लद्दाख में जितने यूट्यूब चैनल है मोस्टली टूरिज्म से जुड़े हुए हैं या फिर ये वहां के कल्चर वल्चर को लेकर होते हैं। जब डिग्री की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की प्रतिक्रिया से वहां पर गुस्साए हुए जो युवा थे, जब उनको मालूम पड़ा कि अनशन पर बैठे हुए 2 लोग जो 70 साल की उम्र के थे वो मरणासन हो गए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, तो एक प्रकार से उस दिन वहां पर अचानक भीड़ का टर्न डाउन हुआ। ये जब भीड़ वहां से निकली, जो लोग पारंपरिक रूप से धरने पर बैठे हुए 300-400 लोग थे, वो लोग उस पार्क से बाहर नहीं निकले। ये भीड़ बाहर निकली और जब ये भीड़ बाहर निकली तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे हमला किया और उस समय सीआरपीएफ ने सीधे गोली चलाई। जो व्यक्ति मारा गया है एक्स आर्मी मैन जो कारगिल की लड़ाई में लड़ा था, जिसके पिताजी भी आर्मी में, वो एक दुकान चलाता था, 45 साल का आदमी है, जिसके सीने में गोली लगी है। बताइए। और जब वहां पे देखा गया कि सीआरपीएफ ने सीधे गोली चलाई है, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़की। देखिए, यदि लेह शहर को यदि आप नहीं समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि लेह में बहुत कंजेस्टेड नहीं है, बहुत दूर दूर है और एक चौराहा है, उसके चारों तरफ यानी एक तरफ चले जाइए तो जोरावर वाला म्यूजियम पड़ता है, तो हार्डली आधा किलोमीटर मार्केट है। एक तरफ जब हम सीधे चलते हैं पहाड़ की और तो जो लेह मार्केट है वो थोड़ा सा वो है, और जो तीसरी तरफ है जहाँ पे स्टेडियम वाली रोड है उसके ऊपर लगभग खाली है। वहां पे कोई बाजार नहीं, चौराहे में 2-3 दुकानें होगी, एक पेट्रोल पंप है। तो वहां पर ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि बाजार में आग लगा दी जाए, क्योंकि उस छोटी सी आबादी के लोग, बाजार में जाएगा कौन, वही बाजार के लोग तो वहां पे थे, अपनी दुकान में कौन आग लगाएगा, है ना। तो कविंद्र गुप्ता जो है वो उन्होंने अपनी झट से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो कि नीचे से प्रूव किया कि हाँ वो पक्का संगी है, जो वज्र रूप से झूठ बोलता है। तो पंकज जी, कविंद्र गुप्ता जी का तो इतिहास ही ऐसा रहा है कि जब वो डिप्टी सीएम थे जम्मू कश्मीर में, तब जब कठुआ रेप हुआ था और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तो छोटा मोटा मामला, 8 साल की बच्ची का रेप किया गया था, सामूहिक बलात्कार था। उन्होंने कहा कि छोटा मोटा मामला है और ऐसे मामलों को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। विश्व 5 दिन रखे गए थे मंदिर के अंदर, और उस पर यह आदमी ये 5 बोल रहा दिन था मंदिर में रखे थे जी। और तो इसका मतलब ऐसे आदमी की बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। विश्व दीपक, खबरों से आपको पता चल रहा होगा कि लेह अपेक्स बॉडी ने गृह मंत्रालय से बातचीत करने से जो मना कर दिया, और उसके पीछे उनका मेन कारण वो यही है कि वो बार बार गृह मंत्रालय और भारत सरकार उनको एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लद्दाख इतना सेंसिटिव है, चाहे आप इकोलॉजिकली सेंसिटिविटी की बात कर लें, स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली, हर तरीके से लद्दाख बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसके बावजूद अमित मालवीय जैसा आदमी, ये बहुत ही घटिया आदमी, अगर किसी व्यक्ति पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए तो इस आदमी के ऊपर, ये इस आदमी ने किस आधार पर ये कह दिया कि सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि वो लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश में कन्वर्ट कर देंगे। बाकायदा ट्वीट करता है, बाकायदा वीडियो ट्वीट करता है और उसमें ये बात ये लिखता है। इतना झूठ बोलना, और वो भी एक इतने सेंसिटिव एरिया के बारे में, इसको उठा करके जेल में बंद करना चाहिए। पहला काम यही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमित मालवीय जो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अमित मालवीय जो कर रहा है वो कोई मतलब हवा में नहीं कर रहा, उसके पीछे एक किस्म की बैकिंग है, और वो बैकिंग है होम मिनिस्ट्री की। लेह और लद्दाख का जो पूरा प्रशासन है, बॉर्डर एरिया है और यूनियन टेरिटरी की भाई मतलब है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है रूल मतलब इज डायरेक्टली गवर्न बाय द होम मिनिस्ट्री, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो उसमें दूर से, बहुत दूर से दिल्ली का नियंत्रण है उसके ऊपर। और वो क्या मांग कर रहे थे कि ऑटोनॉमी की, थोड़ी सी स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता खुद तय करे अपने बारे में उसे क्या चाहिए।
तो ये अमित मालवीय की जो आपने बात की, ये केवल हवा में ऐसा नहीं कर रहा, उसको बाकायदा होम मिनिस्ट्री से उसको प्रोटेक्शन है। और ये बीजेपी की एक जो मीडिया स्ट्रेटेजी है, ये उसका हिस्सा है कि एक झूठ को फैलाओ और जो आप पे सवाल कर रहा है उसको आप डिस्क्रेडिट करो। यहाँ पे तो सवाल भी नहीं कर रहे थे, यहाँ पर तो वो कह रहे थे कि आपने जो हमसे वादा की है, आप वो वादा आप निभा दीजिए। सिंपल सी बात है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार। मतलब ये आज का जो ये मोदी युग की जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी युग की, अमित शाह युग की, इन दोनों को भूल गए होंगे लोग कि सबसे ज्यादा जो छोटे राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बने थे। 3-4 राज्य इकट्ठा बने, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना के लोगों ने सपोर्ट किया था, मुझे याद है। और विदर्भ को भी, यहाँ तक कि विदर्भ को भी सपोर्ट करते थे। फिलॉसफी मतलब बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो छोटे राज्यों के पक्ष में है। ये उनकी पॉलिटिकल उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ये कि हम लोग जो है छोटे राज्यों के पक्ष में, क्योंकि इसमें प्रशासन करना और विकास के लिए काम करना आसान होता है। लेकिन आज के दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसको अपने इतिहास से और इन तमाम चीजों से कोई वास्ता नहीं है। और चूंकि उन लोगों ने कहा कि आप, अब उनका प्रॉमिस याद दिलाया कि आप हमें स्टेटहुड दीजिए, थोड़ी सी आप हमें स्वायत्तता दीजिए, नौकरी रोजगार दीजिए, आप संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कीजिए, बस यही यही बात उनको खटक गई कि आप हमें खटक ये गई, याद बिल्कुल। क्यों दिला रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने काउंटर अभियान चला के उनको देशद्रोही साबित देशद्रोही डेमोलिश साबित किया। और यहाँ पर नहीं छोटे उनके राज्यों का मामला नहीं है, मुझे चुनाव। लगता है संसाधनों पर कब्जा करने की बात है, छोटे राज्यों की आइडियोलॉजी देखिए की एक बात चीज है नहीं ना, है। भारतीय जनता पार्टी के ताजा जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखित है ये सब मांगे। वो बिल्कुल। कोई बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है, उनने उनने लिखित किया है मैनिफेस्टो को। हाँ, वो घोषणा पत्र कहाँ, उसको कुछ शपथ पत्र टाइप का कुछ कहते थे ना, है ना। संकल्प पत्र। अब तो मेलो संकल्प पत्र, है, संकल्प पत्र। संकल्प संकल्प पत्र, पत्र। संकल्प हाँ, पत्र में लिखा हुआ है। अब संकल्प हम्म पत्र में जो जा रहा है वो मेलुनी की आत्मकथा में जा रहा बताइए, मेलोनी की है ना। आत्मकथा को मन की बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। खैर, वो तो ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय क्रिकेट टीम के मैच के साथ जोड़ दे रहे हैं। उनकी बातचीत का तो कोई भरोसा ही नहीं। भारत के सैनिक हताहत हुए, भारत के लोग हताहत हुए, और इसके बाद वो ऑपरेशन सिंदूर, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर मैच में क्या अंतर है। इतनी समझ कमजोर है उनकी। मैं यहाँ पर कुणाल एक चीज को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश की संस्कृति और भाषा और विविधता पे कितना बड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को इंस्ट्रक्ट किया है कि एक लेडी जो वीरभूम जिले की थी, जो दिल्ली में रहकर बर्तन बाजने का काम करती थी, और दिल्ली पुलिस ने उसको बांग्लादेशी बना के बांग्लादेश में ढकेल दिया, और वहां पे उसके और उसके परिवार को बांग्लादेशी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो कह रहे कि तुम इंडियन एजेंट हो। अब हाईकोर्ट हम्म ने बोला कि आप इनको वापस लेकर आओ। यानी जो हम पहले भी बात किए थे कि यदि आप बांग्ला बोलते हैं, आप बंगाली हैं, तो आप देशद्रोही हैं। इसके अभी 2 उदाहरण बता रहा हूँ। इंदौर में का जो बांग्ला समाज है वो अपना पंडाल हर साल लगाता है, इस साल भी लगाया। बांग्ला समाज के पंडाल में हर जगह माछ और नॉनवेज होता ही है, और वहां पर तो विसर्जन के समय में शराब का सेवन भी एक सामान्य बात है, क्योंकि वो इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। इंदौर में बाकायदा बजरंग दल के गुंडे गए और उन्होंने वहां पर उनको धमकाया। वहां तक तो ठीक है, बजरंग दल के गुंडे जाने पे कल रात में गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम में बंग समाज के पंडाल पर पुलिस ने छापा मारा और वहां पर माछ बेचने के लिए 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। भोजन, पूजा पद्धति, मान्यताएं, ये देश की विविधता है। यदि मैथिल ब्राह्मण मछली खाता है और उत्तर का ब्राह्मण नहीं खाता है, तो ये अपनी अपनी विविधता और सुंदरता है। कल आपके खाने को कोई तय करेगा, आपकी पूजा तय, वो तय करेंगे कि अब आप ढाक नहीं बजाएंगे, आप पंजाबी ढोल बजाएंगे, बोलेंगे ना कल। बिल्कुल यही आप बोलेंगे। सिंदूर खेला नहीं करेंगे, आप सिंदूर खेला नहीं करेंगे, अब ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मुझे तो ये लगता है विश्व दीपक कि ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी है, बिल्कुल पूरी कंप्लीट हिपोक्रेसी। आपने शायद वो वीडियो देखा हो सोशल मीडिया में जिसमें यति नरसिंहानंद है, वो जो है गिरिराज सिंह के पास बैठे हैं बगल में। वो जानते हैं कि गिरिराज सिंह नॉनवेज खाते हैं, खुल के खाते हैं, अच्छे से खाते रहे हैं, वीडियोज हैं, फोटोज हैं, सब कुछ है। तो उनके सामने बैठकर कह रहे हैं कि एक तो हिंदुओं को मांस खाना नहीं चाहिए,
लेकिन अगर खाते हैं तो वो हलाल नहीं खाएं, झटका खाएं। मतलब बेशर्मी की हद है। जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं, जो मन आ रहा है वो थोप रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे तो बहुत ये शिद्दत से ऐसा महसूस होने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल तक और शासन में रहेगी तो भारत के एक आध दो विभाजन करवा देगी। और आप देख रख लीजिए, आप इस समय समझिए कि आ, लेह में अब स्थिति खराब है। उत्तराखंड के जिले जिले में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार चरम पर है। ठीक है, बिहार में जो भ्रष्टाचार को मैं देख के आया हूँ उसकी मैं कल्पना नहीं बता सकता, मतलब कल्पना से परे है वो। और 20 सालों से वहां पे बीजेपी के शासन है। असम में जो हो रहा है उसको हम लोग रोज देखते हैं। तमिलनाडु पूरे केरल में हर नॉर्थ दिन ईस्ट झगड़ा होता है कि तुम बीफ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। ठीक है, आप इंदौर में बिल्कुल देख ही है। रहे हैं कि इंदौर में मध्य प्रदेश अपेक्षाकृत एक शांत राज्य था जहां पे इस तरह की सांप्रदायिकता की घटनाएं जो है मैंने तो नहीं देखी। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, बड़ा होते हुए मैंने नहीं देखा। इधर भी जब जरूर सुनने को मिलने लगा है, तो आप समझिए कि अगर ये 10-15 साल तक और रह गए तो इस देश को वो इतना स्थिर बना देंगे, बिल्कुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे हालात कर देंगे यहाँ पे। आप देखते जाइएगा, ये हाल है यहाँ पर। तो विविधता को तो नष्ट कर ही रहे हैं। इस देश की जो जो यूनिटी है, जो अखंडता है, ये उस पे अंततः जो है इसका असर वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। ये इतनी और खतरनाक जो बातें आवाज हैं। बिल्कुल, और जो सेन आवाजें हैं, जो धर्मनिरपेक्ष आवाजें हैं, जो संविधानवादी आवाजें हैं, उनको नष्ट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनको धमकी देने का भी काम कर रहे हैं। आपने ये वाला जो घटना देखी होगी कि लाइव टीवी में न्यूज़ 18 अंबानी साहब का चैनल है, उसमें बीजेपी प्रवक्ता प्रिंटू महादेव कह रहा है कि राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी। हो सकता है कि इसमें भी आप ये कह दें कि मतलब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, पीछे से बैकिंग हो, तो आप ये तो सोचिए पीछे किसको पकड़ने जाएंगे। जो आदमी सामने बोल रहा है, ये आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हुई। और दूसरी बात, चलिए जिसने बोलना था बोल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ना बड़ा ना छोटा, इस घटना की निंदा नहीं की। निंदा भी नहीं की, कोई एक्शन भी नहीं लिया। और अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इतिहास की एक हिस्सा याद दिला दूं कि महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी, तो जब हत्या हुई उनकी, वो फाइनल अटेम्प्ट था, लेकिन उसके पहले 2-3 अटेम्प्ट हो चुके थे उनके ऊपर। हो चुके थे। उनके ऊपर बिल्कुल अटेम्प्ट हो चुके थे। तो आज अगर ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है, तो ये बात बिल्कुल हवा में उड़ाने वाली नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है, तो ये सोच है। और राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मिलते जुलते हैं, सुरक्षा को दरकिनार करते हैं और भीड़ में चले जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। राजीव गांधी ने यही गलतियां की थी, यही गलतियां इंदिरा गांधी ने की थी। राहुल गांधी को वो गलती नहीं करनी चाहिए। और ये बात अगर बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है तो वो सिर्फ समझिए कि वो प्रवक्ता नहीं कह रहा है, ये बातें इस देश के हजारों वरिष्ठ कह रहा लाखों बीजेपी संघ के लोगों के दिमाग में होंगी। क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो जिस प्रकार का देश चाहते हैं, समाज चाहते हैं, उनकी राह में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो राहुल गांधी राहुल है। गांधी एकमात्र एक आदमी है जो खुलेआम अकेले और इस हद तक कि उसकी जान जा सकती है, इस खतरे को के बीच में वो उनको चैलेंज कर रहा है, उन तमाम ताकतों को, इस बिल्कुल। पूरी सरकार को, इस पूरे नेक्सस को, इस कॉरपोरेट को, अडानी को खिलाफ जिस तरह से राहुल ने बोला है, अडानी अंबानी की लूट के खिलाफ, वो ऐतिहासिक है। वो कम्युनिस्ट पार्टियां बोला करती थी पहले, वो आज वो भी नहीं बोलती वैसी बातें तो आज। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक आइसोलेशन में देखने वाला और मामला उस नहीं है ये। और उस पोजीशन में कि जो केरल का आरएसएस का इतिहास है वो रक्त रंजित है। उनके बिल्कुल। कार्यालयों से बम मिलना, उनके लोगों की हाँ हत्याओं में शामिल होना, वो एक इन्हें एक ऑन रिकॉर्ड है। और हाँ, अभी बिल्कुल अभी बिल्कुल। सुबह से जो एक दूसरा एक लफंगा, माफ करना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, अजय आलोक, वो एक्स पे लिख रहा है कि इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारे गए। भाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मारे नहीं गए थे, वो शहीद हुए थे। जिन लोगों को, बिल्कुल यानी जो लोग गांधी की हत्या को गांधी वध कहते हैं, वही लोग इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की शहादत को मारे गए लिखते हैं। तो इन लोगों की जो छिड़ है इस समय, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि यदि राहुल गांधी माइनस कांग्रेस कर दी जाए तो कांग्रेस बराबर भाजपा हो जाएगी। कुछ भी नहीं है। नहीं, बेजान हो जाएगी कांग्रेस में, कुछ जान ही नहीं है राहुल गांधी के अलावा। नहीं, कांग्रेस कांग्रेस के लोग तो वही डांडिया खेल रहे हैं अब। उनका तो कांवड़ भी उठा रहे हैं, वो सब वही कर रहे हैं। तो वो ठीक कोई बात है। बहुत तो ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो नहीं, बस तो अभी जब टॉप गोमूत्र से लीडरशिप में नहाना कोई शुरू नहीं कुछ नहीं किया है बोलता उन्होंने। है, पंकज जी, जब टॉप हम्म, लीडरशिप में
कोई नहीं बोलता है, तो इस खामोशी को इसका मतलब सहमति माना जाए? भाई किसी को तो जाहिर विरोध है करना ये चाहिए। लोगों के वो कोई साधारण सांसद नहीं है, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता है। अगर उसकी हत्या के बारे में कोई बोल रहा है, वो भी खुलेआम टीवी में, आपकी पार्टी का नेता है, भाजपा का नेता है, तो कम से कम भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है उनको तो बाहर आके कहना चाहिए कि हम इसकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। वो तो इस किस्म की औपचारिकता भी नहीं मंडन कर निभा रहे हैं, रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ मंडन है। कर रहे हैं इसका। देखिए ये एक राहुल गांधी का मसला नहीं, मैं आपको बताऊं, वास्तव में यह भारत के लोकतंत्र की मूल आत्मा पे हमला है। इंदिरा जी की हत्या के बाद में देश की राजनीति जिस तरीके से बदली, मैंने मेरी याददाश्त में इंदिरा जी के बाद के समय तक देखा है, केंद्रीय मंत्रियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती थी। मैं 2 या 3 साल का था तब मेरी याददाश्त में इंदौर में इंदिरा जी खुली जीप पे चल रही हैं, आगे 2 मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, उनके बगल में उनका वो जो स्थायी रूप से एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता था वो जीप में खड़ा हुआ था। हमारी माँ और बहुत सारी औरतें चौराहे पे खड़ी, उन्होंने इंदिरा गांधी की जय बोला, जीप रुक गई, वो नीचे उतर गई, सबसे माला पहन रही है। ये मेरी याददाश्त के सीन है। बीवी गिरी को मैंने देखा है ऐसे, खान अब्दुल गफ्फार खान को ऐसे जीप में खुले में देखा है। ये सब इंदौर की घटनाएं बता रहा हूँ मैं आपको। राज्य के मंत्री तो कोई सिक्योरिटी लेके चलते ही नहीं थे, कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत भारत के लोकतंत्र को सुरक्षा के नाम पर जनता से काट दिया गया। जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में सरकारी कर्मचारी आ गए, अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स। जिस ब्यूरोक्रेसी से मुक्ति के लिए कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम था, ब्रितानी हुकूमत से लड़ाई जो कांग्रेस की क्या थी, क्योंकि ब्रितानी हुकूमत जो थी वो डेमोक्रेटिक तो चुन के आई नहीं थी। यहाँ पे उनके जो अफसरान थे वो आईपीसी सीआरपीसी के बदौलत सरकार चलाते थे। उस सरकार की लड़ाई के लिए जब कांग्रेस ने बोला कि आम आदमी के बीच का व्यक्ति चुन के आएगा, अब जैसे ही आम आदमी का संपर्क नेता से हटा, धीरे धीरे नेता भी वैसे ही बनने लगे जो आम आदमी से नहीं आ रहे, जो सुरक्षा से, जो मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर से आ रहे। राहुल गांधी उस प्रोसेस को रिवर्ट कर रहे। उन्होंने केरल से एक ऐसी लड़की को सांसद बनाया जो यंग लड़की है, जिसके घर में की आय 5,000 तो महीना नहीं थे। उन्होंने कन्हैया कुमार को नेता बनाया। कन्हैया कुमार एक बहुत औसत परिवार से आया हुआ है। ऐसे 25 उदाहरण है। तो राहुल गांधी जो है जन भावना की राजनीति करना चाहता है, कि फिर से रिवर्ट करना चाहता है कि हम जनता से मिलें, जनता की वास्तविक समस्याओं को हम खुद जाने, हम अफसरों के थ्रू क्यों जाने। अफसर तो अपना इंटरेस्ट जोड़ के हमारे पास भेजता है। इस प्रकार के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जो सीआरपीएफ चिट्ठी लिख रहा है कि राहुल गांधी हमको नहीं बताते हैं, इन सबका उद्देश्य यही है कि राहुल गांधी फिर से ऐसे सिक्योरिटी के घेरे में रहें जहां से वो आम लोगों से मिलना बंद कर दें। और इस प्रकार के थ्रेट्स का उद्देश्य उनका ये है। वो इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं उसको, लेकिन असल उनका उद्देश्य है कि इसके बहाने ये कह दिया जाए कि देखो बहुत सुरक्षा को खतरा है, अब आप सुरक्षित रहे। और दुर्भाग्य से केरल को इसके लिए चुना गया, क्योंकि केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां में कम्युनिस्ट सरकार है। और केरल इसमें एक में चीज और देखिए ना। का जो जी 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 बोलिए। केरल का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शेष देश की कम्युनिस्ट पार्टी वाली सेकुलर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वहां की राजनीति दूसरे किस्म की है। वहां पे केरल का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपर कास्ट की पार्टियों में गिनी जाती है। जी जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप ये देखिए कि कैसे जो है क्रोनो, जिसको कहते हैं ना अमित शाह की क्रोनोलॉजी समझिए। तो सीआईएसएफ या सीआरपीएफ के लोग जो भी है क्या कहते हैं, पहले स्टेटमेंट देते हैं कि राहुल गांधी कहीं जाते हैं और वो मुझे हम लोगों को नहीं बताते, वो अपने आप चले जाते हैं। पहले ये स्टेटमेंट आता है ये, ठीक है। फिर एक आदमी बयान देता है कि भाई राहुल गांधी को गोली मार देना चाहिए, सीने पे गोली मार दूंगा, ठीक है। अब आप कल्पना करिए कि कल को, ठीक है, कुछ बात होती है तो क्या कहेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट आएगा, हमने तो पहले ही कहा था, आप बताते नहीं है और फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। ये सारी चीजें जो राहुल गांधी के बारे में लगातार एक बोली जा रही है, बोली गई, स्टैब्लिश की गई लोगों के दिमाग पे। आप कल्पना करिए कि आप एक लेमैन के पास जाइए और बोलिए कि किसी ने ऐसा बोला है, वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, सरकार सुरक्षा देगी, सुरक्षा के घेरे में रहे, जो पंकज जी कह रहे हैं कि आप सुरक्षा कर्मी को क्यों नहीं बताते हैं। क्यों?
क्योंकि आप किसी सीक्रेट ट्रिप पे जाते हैं, आपका कुछ मकसद है बाहर जाके, आप कुछ गलत काम करते हैं। ये सारी जो चीजें स्टैब्लिश की गई है ना, और इसके बाद फिर ये कहना कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बातें हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप देखते जाइए, अगर भारतीय जनता पार्टी 10-15 साल और रह गई इस देश में, तो या तो इसको तोड़ देगी, और या तो फिर इसका हाल वही जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो ईरान, इराक, सीरिया जैसा होगा। हर गली गली में यहाँ पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बात बात पर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कहीं धर्म के नाम पे होगा, कहीं जाति के नाम पे होगा, कहीं खाने के नाम पे होगा, कहीं कपड़े के नाम पे होगा, कहीं गरबा के नाम पे होगा, कहीं रामनवमी के नाम पे होगा। लड़ते रहेंगे हम लोग, लड़ते रहेंगे बिल्कुल। और आप देखो तो गली गली पर कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं। जो पंकज जी आप देखिए, ये मुझे ये नहीं समझ में आया कि बरेली में छोटी सी घटना हुई थी, आई लव मोहम्मद, वो इतनी बड़ी कैसे हो गई? मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी, महाराष्ट्र तक पहुंच गया है सब। जिस किस्म की भाषा तौकीर रजा ने इस्तेमाल की, मौलाना तौकीर रजा ने, और जिस किस्म की भाषा मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो चीजें बिगाड़ती हैं। कोई बनाने वाली चीजें तो है नहीं। मुझे तो शक है कि मुख्यमंत्री और तौकीर रजा और ये सबके लोग जो लोग हैं, ये मिले सब हुए हैं। मिली भगत की ऑर्केस्ट्रा है। ये संगी मुसंगी बिल्कुल। एक हैं। और चूंकि जब हम्म, वोट चोरी का मसला इतना बड़ा उठा हुआ है, तभी सोनम वांगचुक उठेगा, तभी आई लव मोहम्मद उठेगा। अरे आई लव मोहम्मद की जरूरत क्या है? उसके जवाब में आई लव महादेव उठेगा। ये कौन लंपट लोग हैं जिनका कोई धर्म से सरोकार नहीं है, जिनका मोहम्मद साहब की सीख से कोई सरोकार नहीं है, जिनका श्री महादेव के महात्म्य से कोई सरोकार नहीं है। ये सब लुच्चे किस्म के लोग हैं जिनका उद्देश्य है कि हम जो मूल मसले हैं, उस पे से हमारा ध्यान उठ जाए। अब आप देखें कि जुबिन गर्ग की मौत को लेकर कितना बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। जुबिन गर्ग की मौत में जो असल मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसका जो मैनेजर है वो कौन है? वो हेमंत शर्मा का खास आदमी है। और इसीलिए उसको बोल दिया कि तुम जांच के लिए 6 तारीख के बाद में आप आराम से आइए। मैं इसमें बताता हूँ, ये जो है जो श्यामा श्यामा कानू, जो जिसको इन्होंने जांच के लिए बुलाया है, वास्तव में श्यामा कानू जो है, ये असम राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व डीजीपी जो है भास्कर ज्योति महंता, उसका सगा छोटा भाई है। और इसका एक छोटा भाई जो नानी गोपाल महंता है, वो हेमंत शर्मा विश्वास का शिक्षा सलाहकार रहा है और बाद में उसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था। तो अब आप बताइए कि इसको बोल दिया कि तेरे को, ये मैनेजर है जुबिन गर्ग का, और इसको बोल दिया गया कि तुम जब जांच के लिए आना तो 6 अक्टूबर को आओ। कोई आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं। आप दुर्गा पूजा वगैरह मना लो, इसके बाद में तसल्ली से आएंगे। इसीलिए गोगोई प्रश्न तो उठा रहे हैं। ये इस पे गोगोई ने प्रश्न उठाया। असल चीज यही है कि मूल प्रश्नों से हमारा ध्यान कैसे बटे रहे, उसके लिए मियां मुसलमान, आई लव मोहम्मद, आई लव फलाना, ये सब चलता रहता है। जबकि असली इस्लाम को मानने वाले वो हजरत मोहम्मद का नाम मोहम्मद करके लेते ही नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पूरा कहते हैं, उनको सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल। ये कौन लोग हैं? पूरे देश में संगी मुसंगी एक हैं, आप याद रखिए। अकेले देश में नहीं, भारत पाकिस्तान में भी संगी मुसंगी एक हैं। मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा, मैं चेक नहीं लूंगा, वो बंद कमरे में सब गले मिल रहे हैं। भाई मैच क्यों खेलूंगा? हाँ, मैच खेल रहे हैं, बताइए। अब मैच आप खेल रहे बताइए, हैं, पाकिस्तान पैसे का कमा रहे हैं, फीस ले रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूएन में सरेआम नंबर देके कह रहा है कि हमारे 6 जहाज गिरा दिए गए। प्राइम मिनिस्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया गया वहां। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए नहीं, कौन जवाब देता? वो मेलोनी का लिख रहा था ना, मन की बात कर रहे हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि वो मेलोनी की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका जो वो भूमिका लिख रहे थे, इस वजह से वो यूएन नहीं गए इसका बिल्कुल। और ये देखिए आपकी ये खबर है, देखिए हिंदू में ये वाली खबर है। अकेला हिंदू अखबार है जिसने ये एशिया कप, पाकिस्तान और इन सारी चीजों को फ्रंट पेज में कोई जगह नहीं दी है। ये बता रहा है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो 4% हो गई, घट गई है। और वो तब घटी है विश्व दीपक, जब अभी इसमें जीएसटी जो इन्होंने तथाकथित सुधार किए गए, जो असल में नुकसान हुआ है उसमें,
और दूसरा जो यूएस का टैरिफ है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये इंक्लूड करके आएगा तब पता लगेगा कि असल में इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना कम हुआ है। और इन सारी चीजों को छिपाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होने का मतलब ही है कि बेरोजगारी और तेजी से बढ़ना, इन सारी चीजों को छिपाने के लिए इंडस्ट्रियल आउटपुट को कितना अगर आपको जांचना हो तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना गाड़ी उठाइए और अपने शहर में आसपास, हाँ बिल्कुल, कहीं देख लीजिए आप, नोएडा आ जाओ, आउटपुट है इंडस्ट्री का। कौन नोएडा आ जाओ, देख लो आप क्या इंडस्ट्री है। यहाँ पे वही छोले भटूरे इंडस्ट्री है, समोसा चाय इंडस्ट्री है, ठीक है, हमारी ये इंडस्ट्री है, ठीक है। हमारे पास कोई नवरात्रि की इंडस्ट्री है कि इस बार डांडिया बहुत बिक गया। हाँ, हमने डांडिया जीत किया और 50 मुसलमान के लड़के पकड़ के पीटे हमने, ये भी एक इंडस्ट्री है। तो सारे मुसलमान के लड़के भी पिटने का क्यों जाते हैं वहां पर, इनको समझ में नहीं आता। डांडिया भाई मुसलमानों को अपना डांडिया अलग से खेल लेना चाहिए, और क्या करोगे यार यदि आपको इतना शौक है खेलने का। वही संगी मुसंगी एक है, बिल्कुल ठीक है। तो संगी वो जानबूझ करके जाते हैं वहां पे, पैसा लेके जाते हैं, वो 2-5 हजार रुपए के कुट जाए, उनका वीडियो बन जाए और पूरे देश में आप मैसेज दे दें कि मियाँ भाई लव जिहाद करने को डांडिया में घुस रहा था। और कम से कम आधे दर्जन आरएसएस के बड़े लोगों के, रामलाल से लेके श्यामलाल तक के नाम हमारे पास है, जिनके परिवार वालों ने मुस्लिम परिवारों में शादी की है। तो उन्हें तो लो जिहाद होता है ना कोई जिहाद होता है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए है अल्टीमेटली, सारी कहानियां इसीलिए रची जा रही ताकि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सके, ताकि अगर कोई व्यक्ति जो है पर्यावरण को मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, या कल के दिन कोई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, संविधान के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, तो उनको नीचे दबा दिया जाए। वोट चोरी को लेकर आगे बढ़े, संस्थाओं की गिरावट को लेकर आगे बढ़े, तो उनको नीचे दबा दिया जाए ताकि वो आवाजें उठ ना सकें। और ये चाहे आई लव मोहम्मद हो, ये आ जाएगा, हलाला झटका आ जाएगा बीच में, ताकि ऐसी खबरों को आगे कर दिया जाए ताकि जो प्रमुख खबरें हैं उनको दबाया जा सके। ठीक है पंकज जी, बस बातचीत को यही खत्म किया। थैंक यू।